एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत हमें कैसे मिले हैं। नंबर फर्स्ट, पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। सेकेंड इज साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। इस चैप्टर में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें उनसे नॉलेज मिलती है और क्या क्या बताती हैं वो हमें। चलिए देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं हमारे वेद, जो कि हैं 4। नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, नंबर सेकंड सामवेद, नंबर थर्ड यजुर्वेद, नंबर फोर्थ अर्थवेद। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। चलिए देखते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना, लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, सूक्त मीन्स अच्छी तरह से बोला हुआ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऋग्वेद में ज़्यादा फोकस की जाता है बोलने पर, रिसाइट करने पर प्रेयर्स के, ना कि लिखने पर। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचना। 3 देवी देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि जिनका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, जो थे अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता वॉरियर, सोम पौधा खास पेय। एक पौधा हुआ करता था जिससे एक खास तरह का पेय बनाया जाता था पीने के लिए, वो उसके देवता थे। नेक्स्ट इज वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। ऋग्वेद की भाषा क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। अब आपको मैं बता दूंगी वैदिक संस्कृत जो भाषा थी, ये जो हम स्कूल में पढ़ते हैं संस्कृत, इससे बहुत ही डिफ्रेंशिएट करती हुई भाषा थी, ये बहुत ही अलग भाषा थी ये हमारे संस्कृत जो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज छापने का काम 200 साल पहले शुरू हुआ। भारोपियो ये एक कीवर्ड है। भारोपियो कौन कौन लोग कहलाते थे, इंडो यूरोपियन लोग कहलाते थे भारोपियो। तिब्बत बर्मा भाषा कहाँ पे प्रचलित थी, पूर्वोत्तर प्रदेशों में प्रचलित थी, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म का ज़्यादा विकास हुआ था। द्रविड़ भाषा ये कहाँ पे फेमस थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मतलब दक्षिण भारत में। बीज एंड सतलुज, मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जिन 2 नदियों का वर्णन किया गया है वो हैं बीज एंड सतलुज। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कौन सी 2 नदियों, उनके नाम बताइए कि कौन सी 2 नदियों के वर्णन किया गया है बीज एंड सतलुज का। नेक्स्ट इज लोगो, जन और विश। लोगों और कम्युनिटी को एक कीवर्ड दिया गया था जिनसे उन्हें कहा जाता था जन और विश नाम से संबोधित किया जाता था। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा क्या होती थी, झारखंड और मध्य भारत में ऐसे लोग जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलते थे वो पाए जाते थे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़े की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। अब ये पूछा जा सकता है कि प्रेयर्स क्यों, किस चीज़ के लिए, क्या मांगने के लिए अरेंज की जाती थी। तो सबसे पहला है कैटल्स के लिए, सेकंड इज़ चिल्ड्रन खासकर बॉयज़ के लिए, थर्ड इज़ घोड़ों हॉर्सेस की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। कोई कुशल सेना नहीं होती थी, बहादुर और कुशल योद्धा को सरकार के रूप में चुना जाता था। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले कभी कभी, अब ये पूछा जा सकता है कि आर्य कौन लोग होते थे जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे, या ऐसे करके पूछा जा सकता है कि प्रार्थनाओं की रचना कौन करते थे। आर्य करते थे। दस्यु उनके दास कहे जाते थे, वो कौन होते थे, उनके विरोधी होते थे, ना तो उन्हें यज्ञ करते थे, ना दूसरी भाषा बोलते थे, और उनके विरोधी भी होते थे, ना ही प्रार्थनाओं की रचना करते थे। कौन थे, दस्यु होते थे, दास। महापाषाण एक कीवर्ड है, इसको ये क्या है, बड़ा पत्थर। सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो महापाषाण का मतलब है बड़ा पत्थर, मेगालिथ। ये पत्थर जो होते थे ये 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा थी। ये कब्रों में ही ये पत्थर दफन किया जाता था लोगों के साथ बड़े आसानी से कब्रों में करीने से लगाए गए थे। ये कहाँ प्रचलित थी, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी ये। सभी कब्रों में समानता थी। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ जाना जाता था। ओके, तो क्या हमसे पूछा जा सकता है कि महापाषाण क्या था, तो सिंपल सी भाषा में बड़े पत्थर थे, 3000 साल पहले शुरू हुआ था और ये कब्रों में मृतकों के साथ दफनाया जाता था। साथ में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल भी
उसके साक्ष्य मिले हैं, दफनाए जाते थे ये सब चीज़ें भी। इनाम गांव, ये एक नया कीवर्ड है। इनाम गांव, ये क्या होता था, घर के अंदर दफनाया जाता था। कब? 3600 से लेकर 2700 के बीच में। महापाषाण कब शुरुआत हुई थी? 3000 साल पहले। ये हुआ था 3600 से लेकर 2700 के बीच में। कंकाल से लिंग की पहचान कैसे होती थी? महिलाओं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। नेक्स्ट इज 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की पुस्तक, मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ, उन्होंने एक किताब लिखी थी। चरक जिनका नाम था, फिजिशियन थे जो चरक संहिता, उन्होंने फिजिशियन थे तो उन्होंने मनुष्य के शरीर में हड्डियों का वर्णन किया था जो थी 360। उन्होंने क्या करा होगा, संभवतः वे दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेजेस को भी जोड़ गए थे। अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें क्या थी। देखिए, पहले 3000 साल पहले क्या शुरू हुआ, महापाषाण की शुरुआत हुई, मेगालिथ की, बड़े पत्थरों की। सेकंड इज़ 2000 साल पहले क्या शुरू हुआ, चरक ने एक किताब लिखी। थर्ड इज़ 3500 साल पहले क्या हुआ, ऋग्वेद की रचना हुई। अब 3600 साल से लेकर 2700 साल तक सेटलमेंट हुआ इनाम गांव का, मतलब घर के अंदर ही दफन किया जाता था शव। अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इस उसमें चैप्टर में है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में ओल्डेस्ट बुक है सबसे वर्ल्ड में। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। 1000 सूक्त हैं, इसमें प्रार्थनाएं हैं जो कि देवी देवताओं के द्वारा बोली गई हैं। इसमें ज़्यादा फोकस दिया जाता है रिसाइट करने पर, बोलने पर, ना कि रादर देन लिखने पर। ओके, नेक्स्ट इज वैदिक संस्कृत है जो कि बहुत ही अलग होती है संस्कृत से जो हम पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इस चैप्टर में कि प्रेयर्स क्यों अरेंज करी जाती थी, क्यों? चिल्ड्रंस के लिए, खासकर बॉयज़ के लिए, कैटल के लिए एंड हॉर्सेस के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।